नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में आपको हिंदी गद्य पढ़ना है। तो उसी हिंदी गद्य में कई सारी कहानियाँ, कई निबंध, कई नाटक, कई एकांकियाँ और उपन्यास शामिल हैं। रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, ये सब शामिल हैं। बेसिकली जब हम बीए थर्ड सेमेस्टर में पहुँचते हैं तो हमको हिंदी गद्य पढ़ना होता है। और चूँकि हम लोग बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी काव्य पढ़ चुके हैं। हिंदी काव्य मतलब जो कविताएं वगैरह होती हैं, काव्य महाकाव्य होते हैं, उसमें हिंदी काव्य आपका आता है। ठीक है, हिंदी काव्य के अंतर्गत। और मतलब हिंदी पद्य बोलो या हिंदी काव्य बोलो। और हिंदी गद्य जो होता है इसमें नाटक, कहानी, एकांकी, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, ये सब आते हैं, जीवनी, आत्मकथा। ठीक है, तो इन सभी का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ। अब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षा में लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और उन्हीं क्वेश्चंस में से एक प्रश्न आपका आता है कि तीसरी कसम जो कहानी है, तीसरी कसम का दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। इसीलिए इस कहानी को पूरा नाम में क्या कहते हैं? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इस कहानी के दो नाम हैं, एक नाम है मारे गए गुलफाम और एक नाम है इसका क्या? तीसरी कसम। इसमें चूंकि 3 कसम जो है, हीरा मन नाम का एक व्यक्ति होता है, 40 वर्षीय, काला चिट्टा है, बैलगाड़ी चालक है, वो कसम खाता है, वो 3 कसम खाता है। वो 3 कस्में कौन कौन सी हैं ये मैं आपको इसके अंतर्गत बताऊंगा। इसके साथ ही साथ पूरी की पूरी कहानी की एक समीक्षा देखेंगे। हिंदी गद्य में कहानियों की समीक्षा आपको 5-6 कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगभग 6 कहानी संकलित हैं। उन 6 कहानियों में अगर बात किया तो 6 कहानियों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि पंच परमेश्वर कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, पाजेब कहानी है जैनेन्द्र कुमार की, गैंग्रीन कहानी है। गैंग्रीन कहानी का एक दूसरा नाम है रोज़, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ की है, मनोवैज्ञानिक धरातल पर एक कहानी लिखी गई। इसके अलावा जो पाजेब कहानी है ये भी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक धरातल पर ही कहानी लिखी गई। तो जैनेन्द्र और अज्ञे ये समकालीन कवि रहे हैं, मतलब कवि भी हैं, लेखक भी हैं, दोनों टाइप के हैं। ठीक है, यशपाल की कहानी है पर्दा। और ये अगली कहानी तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। फणीश्वरनाथ रेणु जी बेसिकली आंचलिक कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। आंचलिक कहानीकार क्या होता है? किसी अंचल विशेष के बारे में जब कोई व्यक्ति वर्णन करता है अपनी कहानी के अंतर्गत, या अपनी कहानी की विषय वस्तु किसी क्षेत्र या किसी गांव के एरिया को लेता है। आप देखेंगे जितनी भी कहानियाँ फणीश्वरनाथ रेणु जी लिखते हैं वो सब कहीं ना कहीं पे बिहार या यूपी के छोटे से राज्य के किसी छोटे गांव की कहानियाँ होती हैं। जैसे आप देखेंगे पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है, बड़ी फेमस कहानी हुई है। मुनरी, गोधन और उसमें गुलरी काकी जैसे पात्र हैं, जो कि एक प्रकार से एक ग्रामीण परिदृश्य को हमको दिखाता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये कहानी हीरा मन और हीराबाई की एक प्रकार से जो कहानी यहाँ पर चलती है, हीराबाई नौटंकी वाली है, हीरा मन जो है वो गाड़ी चालक है। वो अपनी गाड़ी में इसको बैठाता है और बैठा करके और इसके बाद में यात्रा प्रारंभ करता है। और उसी दौरान उस काले चिट्ठे व्यक्ति से हीरा जो मन है उससे एक प्रकार से हीराबाई बोलती है, बातचीत करती है। उससे कहती तुम घटिया मतलब कि जो महुआरिन का गाना है उसको सुनाओ। ठीक है, महुआ घटियारिन ऐसे कुछ गाना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक लड़का जो कि एक प्रकार से गांव का है, काला चिट्ठा है, जिससे उसके घर वाले भी नहीं सुखी हैं या खुश हैं, उससे एक प्रकार से इतनी खूबसूरत जो एक प्रकार से नृत्यांगना है वो बात जब करने लगती है तो उसका दिल जो होता है वो हृदय मतलब उसका जो हृदय है वो प्रफुल्लित हो जाता है, वो आनंद से आह्लादित हो जाता है, वो एकदम से प्रसन्न हो जाता है। कितनी खूबसूरत परी हमसे बोल दी। जैसे गांव के लड़के जब शहरों में पहली बार एसएससी या बैंक की तैयारी करने जाते हैं तो वहाँ पर जब चौराहों पर खड़े होते हैं, कोचिंग में घुसते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि नाना प्रकार की लड़कियाँ अलग अलग टाइप के कपड़े पहन करके वहाँ पर पढ़ने आ रही। लड़के हैं वो एक प्रकार से हेडफोन और दुनिया भर का ये सब लगा करके कटी फटी जीन्स पहन करके कोचिंग में बैठे हैं। तो जब पहली बार ये रंग रौनक शहर की रंग रौनक को गाँव का लड़का देखता तो चकाचौंध हो जाता है। उसको 4-5 दिन तो यही नहीं समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है। जैसे जब मैं पहली बार गया था तो मैं भी ऐसे चौंधिया गया था एकदम से। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहली बार उससे किसी इतनी खूबसूरत लड़की ने बात करी थी, वो उसी बात से खुश था।
आगे चल करके भी कहानी की जब समीक्षा हम देखेंगे, किसी भी कहानी की अगर बात की तो उसकी समीक्षा का मतलब सीधा सीधा होता है उसके जो 6 तत्व होते हैं। कहानी कला के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व मैंने आपको बताए थे। पहला कथोपकथन, दूसरा आपका होता है संवाद शैली, तीसरा होता है वातावरण यानी कहाँ से कहानी है, किस एरिया की है, चौथा होता है आपका जो है भाषा और शैली, और पांचवा आपका होता है उस कहानी का एक प्रकार से जो है संवाद, मतलब संवाद तो हो ही गया, कथानक क्या है, ठीक है, वो कथानक, वातावरण, संवाद शैली, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे उसी में कहानी में भाषा शैली, और एक चीज़ मेरे हिसाब से छूट रही है जो मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, देश काल वातावरण यानी कहाँ की है, और इसके अलावा उद्देश्य कहानी का, ये सब एक प्रकार से शामिल होता है। तो उन्हीं सातों या छयों, उन्हीं छयों फैक्टर पर, अब 7 फैक्टर तब हो जाएंगे जब भाषा और शैली दोनों को अलग अलग कर देंगे। बेसिकली विभिन्न विद्वानों ने भाषा और शैली दोनों को एक में मिला करके बताया कि दोनों को एक ही तरीके से, एक ही तत्व मान करके कहानी कला के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो उन्हीं कहानी के कला तत्वों के आधार पर हम तीसरी कसम कहानी के बारे में पूरा विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिसको लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी, जो एक आंचलिक कहानीकार हैं, जो एक गवई प्रदेश से रिलेटेड कहानी लिखते हैं, इसीलिए इनको आंचलिक कहानीकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बीए 3rd सेमेस्टर में अगर आप हैं, आप किसी भी विश्वविद्यालय में हैं, तो ये कहानी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आइए इसकी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी की तीसरी कसम की एक प्रकार से हम जो है वो देख लेते हैं, समीक्षा देख लेते हैं, ठीक है। देखें फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम की समीक्षा, ये प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, और ये चैप्टर भी एक है पूरा का पूरा अपने आप में, एक चैप्टर जो कहानी का एक चैप्टर है वो पूरा। तो ये चैप्टर जो है, ऐसे ऐसे चैप्टर्स को मैं ढूंढ रहा हूँ जिनसे परीक्षा में आपके पिछले 2-3 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। मैं सीरियल से भी आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि जितना समय मैं इसमें लगाता हूँ उतने समय में मैं सीरियल से भी आपको पढ़ा सकता हूँ कि एक चैप्टर की ये चैप्टर वो चैप्टर। लेकिन चूंकि वो सब चैप्टर जो शुरुआत के हैं वो आप जान जाओगे कि रिपोर्टाज, कहानी, डायरी, ये सब क्या होते हैं, ये सब आप वैसे समझ जाओगे। एक वीडियो बना दूंगा उसमें सबको बता दूंगा, ठीक है। या मॉडल पेपर जो मैंने बनाया उसमें रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा सबके बारे में बता दिया है, तो आप उनको देखें, या जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें पड़ी हुई वीडियोस तो उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस जो अब की बार जो नए बने हैं या विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, उन पर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, चूंकि ये वीडियो चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि इस वीडियो का जो क्वेश्चंस है वो लगातार परीक्षा में आ रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा। तो इसको लेकर के यह ना सोचे कि गुरुदेव चैप्टर वाली वीडियो नहीं पढ़ा रहे हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, चूंकि ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 7 सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से मैं अपने हिसाब से आपको एक रणनीति के तहत पढ़ाने का काम करता हूँ। तो वह रणनीति आप फॉलो करें, और ज़्यादा कमेंट या एक प्रकार से ज़्यादा व्हाट्सएप पे एसएमएस ना करें कि गुरुजी ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए। मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि उतना अच्छा आप इससे पहले नहीं पढ़े होंगे हिंदी, ये बात आप ध्यान रखें, हिंदी नहीं बल्कि कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसको लेकर के आप टेंशन ना लीजिएगा। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं या कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। आंचलिक कहानी लिखते हैं, और बेसिकली जो तीसरी कसम उर्फ मारे गुलफाम कहानी है, ये भी आंचलिक कहानी है, ये गवई परिदृश्य की कहानी है, देश काल वातावरण इसका गांव का है, उनकी प्रसिद्ध और प्रमुख कहानी है। इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है, तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम जो मूवी है, मतलब इस पर फिल्म, मतलब ये जो कहानी, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। कहानी के तत्वों के आधार पर अथवा कहानी कला के आधार पर किसी कहानी की आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत की जा सकती है। अब देखें, कहानी कला की चाहे समीक्षा पूछे, चाहे तीसरी कसम की, चाहे तीसरी कसम की सारांश पूछे, चाहे एक प्रकार से आलोचना पूछे, समीक्षा पूछे, समालोचना पूछे, तो यही आपको सब लिखना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला, कहानी कला के कितने तत्व होते हैं भाई? 6 तत्व होते हैं। पहला होता है कथानक अथवा कथावस्तु। कथावस्तु मतलब होता है कि क्या कहानी है, बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा, यानी एक प्रकार से एक स्टोरी चलती है, पूरे के पूरे कहानी में एक स्टोरी होती है, तो कोई ना कोई स्टोरी होगी, तो वो स्टोरी क्या है उसको बताएंगे आपको पूरी की पूरी। इसमें पात्र अथवा चरित्र चित्रण, पात्र क्या होते हैं, जैसे कि जो काम कर रहे होते हैं उसमें, यानी कि जो जैसे हीरामन, हीराबाई, ये सब पात्र हैं। जैसे आप मान लीजिए कहानी एक मूवी है, यानी एक फिल्म है। अब इस फिल्म में क्या होता है, इस फिल्म एक प्रकार से फिल्म जो है, इस फिल्म की कहानी क्या है, वो कथावस्तु हो जाती है स्टोरी फिल्म की। फिल्म में कौन कौन से हीरो हीरोइन, गुंडा, क्या क्या विलन वगैरह हैं, वो उसके चरित्र चित्रण हो जाते हैं, ऐसे कहानी में होते हैं। ऐसे ही एक फिल्म की अगर बात की तो फिल्म में क्या होता है, संवाद योजना होती है, यानी कथोपकथन होता है। संवाद योजना या कथोपकथन से कहने का तात्पर्य है महोदय कि एक प्रकार से जो डायलॉग डिलीवरी होती है, जैसे कि
आप देखते डायलॉग बोलते हैं, जैसे आजकल या आप देखते सनी देओल साहब का बड़े डायलॉग फेमस थे कि जो है कातिया सातों को एक साथ मारूंगा, ऐसे बोलता नहीं था सनी देओल। तो वही एक प्रकार से जो ये डायलॉग है उसी को कथोपकथन कहते हैं हिंदी साहित्य में, कहानी के दृष्टिकोण से या उपन्यास में। ठीक है, तो संवाद योजना कथोपकथन का मतलब होता है डायलॉग, क्या कैसा कैसा उस कहानी में किस किस व्यक्ति ने क्या कहा है और किस तरीके से तारतम्यता उनके संवाद में रही है। इसके अलावा देश काल और वातावरण, देश काल वातावरण का मतलब एक ही होता है, यानी कहानी जो या फिल्म बनी है वो किस जगह पर शूटिंग हुई है, कहाँ की कहानी है, यानी किस एरिया की कहानी है, किस एरिया में एक प्रकार से चीज़ें घटित हुई हैं। चौथा, पांचवा होता है भाषा और शैली, यानी किस भाषा में एक प्रकार से कहानी है और किस शैली में कहानी लिखी गई। शैली भी कई प्रकार, जैसे विवरणात्मक शैली हो गई, विश्लेषणात्मक शैली हो गई, ऐसे कई प्रकार की शैलियाँ होती हैं जिन शैलियों में कहानियाँ लिखी जाती हैं। इसके अलावा उद्देश्य और शीर्षक, यानी कि ये कहानी का शीर्षक क्या है। शीर्षक जैसे कि कहानी का शीर्षक है तीसरी कसम। अच्छा, इसको उर्फ मारे के गुलफाम, मतलब कि इसको मारे के गुलफाम भी कहा जाता है, तो इसलिए मारे के गुलफाम या तीसरी कसम इसके शीर्षक क्यों रखे गए, ये भी एक यहाँ पर तर्क होता है। इसके अलावा उद्देश्य, उद्देश्य या शीर्षक का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि कहानी किस लिए लिखी गई है, कहानी क्यों लिखी गई, क्या ज़रूरत थी इस कहानी को लिखने की, कहानी से क्या सीख मिलती है, ये उसका उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से 6 तत्व जो होते हैं, इन्हीं आधार पर हम किसी उपन्यास या किसी कहानी के तत्वों का या कहानी का मूल्यांकन करते हैं। कहानी को एक प्रकार से हम एक प्रकार से उसका आकलन करते ही कहानी कितना एक प्रकार से फेमस है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहीं पर हम जान पाते हैं। तो कहानी के तत्वों के उपयुक्त 6 बिंदुओं के आधार पर तीसरी कसम कहानी की आलोचना प्रस्तुत है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी सबसे पहली जो कहानी कला का तत्व है वो है भैया क्या, कथानक या कथा वस्तु, या जिसको आप स्टोरी कहते हैं, स्टोरी लाइन क्या है इसकी। देखें, तीसरी कसम कहानी का कथानक विशेष बड़ा नहीं है, यानी कि छोटी कहानी है और कथानक इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र नायक अथवा आधार हीरामन है, जो कि एक प्रकार से बैलगाड़ी चलाने वाला है। यानी कि इसका नायक कौन है, नायक है हीरामन, जो कि क्या करता है, गाड़ी चलाता है। ठीक है, अब वो एक प्रकार से काला चिट्ठा है, वो एक प्रकार से 40 वर्षीय है, 40 वर्ष से ज़्यादा है, उसकी शादी अभी नहीं हुई है, उसके एक भाई और भाभी हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो हीरामन जो कि एक बैलगाड़ी वाला है, भोला भाला है, मतलब कि वो एक प्रकार से कभी कोई बोल देता तो कोई काम कर देने में सक्षम है। बिहारी युवक है, यानी बिहार का एक लड़का है जो कि करिया करिया एकदम से भुजंग करिया है, बैलगाड़ी चलाता है। बैलगाड़ी चलाएगा तो चूंकि धूप लगेगी तो करिया और होता जाएगा। भोला भाला कोई कोई सामान बोल देता कि यहाँ से यहाँ ले जाओ, तो वो लेकर के जा करके छोड़ देता अपनी बैलगाड़ी से। सबसे पहली बात क्या होती कि पहले वह नेपाल से तस्करी का सामान ढो करके भारत में लाता था। तस्करी मतलब क्या होता था कि नेपाल के ऐसे काम करता था जो थोड़ा सा गैर कानूनी काम करता था, कुछ सामान नेपाल से ला करके भारत में, भारत का सामान नेपाल में, इस तरीके से वो बॉर्डर पर काम किया करता था। ऐसे में एक प्रकार से एक बार एक सेठ के कपड़े की गांठें, मतलब कि जो गट्ठर था, एक सेठ था, वो सेठ एक प्रकार से अपना माल नेपाल से भारत को ले, मतलब कि भिजवा रहा था। तो हीरामन के गाड़ी पर ही था, तो वो पकड़ जाती है, जो कि किसने पकड़ लिया, जो है किसने पकड़ा भाई, पुलिस ने पकड़ा। तो उसने रात के अंधेरे में अपने बैलों के साथ भाग करके जान बचाई। किसने, हीरामन ने। चूँकि तस्करी का सामान था, गैर कानूनी काम कर रहा था, पैसे भी मिलते थे, इस वजह से वो काम किया करता था। लेकिन जब एक प्रकार से एक बार पुलिस का पहरा था और पुलिस ने पकड़ लिया गाड़ी को और गट्ठर पकड़ गया, तो हीरामन जो है वो एक प्रकार से क्या करता है, हीरामन जो था वो एक प्रकार से अंधेरे में अपने बैलों के साथ भाग जाता है और अपनी जान बचाता है पुलिस से। ठीक है, यानी पुलिस के हाथ नहीं लगता है। तब उसने पहली कसम खाई। उसने पहली कसम क्या खाई कि अब वह हीरामन जो है कभी तस्करी का माल नहीं ढोएगा, यानी अब भी गैर कानूनी काम मैं कभी नहीं करूँगा। ये वो कान पकड़े कसम खाता, चूँकि पहली बार एक प्रकार से वो पकड़ा जाता है। जब भी कोई पहली इंसिडेंस होती तो लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि पहले मैं बिना जैसे जब मैं पहले पढ़ता था, कानपुर में जाता था, तो पैसे वगैरह उतना होते नहीं थे, तो बिना टिकट के निकल जाता था। जैसे कि मैं बैठा और घुस जाता था बिना टिकट के। और एक बार क्या हो, 2-3 बार ऐसे बिना टिकट के गया हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल रही होगी कि मैं बिना टिकट के गया, यात्रा किया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं ट्रेन में तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन क्या हुआ कि ट्रेन जो थी वो एक प्रकार लखनऊ स्टेशन में पकड़ा गया था।
ट्रेन जो थी एक प्रकार से दूसरे मतलब दूसरी एक मेमो ट्रेन चलती है उधर कानपुर से लखनऊ के बीच में, तो मेमो पर मैं बैठा था, 25 रुपये का टिकट वहाँ का ले लिया था। अब वही 25 का टिकट था, तो पहली बार टिकट लिए थे, तो हम सोचे कि भाई टिकट लिए हैं तो एकदम से भौकाल बना के चल रहे थे। अब मेमो जो गाड़ी थी वो रुक गई बीच में जा कर के, कहीं थोड़ी आगे कानपुर से लखनऊ आ रहे थे हम, तो वही बीच में आकर के रुक जाती है। अब गाड़ी रुक जाती है, बगल में एक एक्सप्रेस थी और मुझे गोंडा आना था। अब चूंकि लखनऊ तक ही वो गाड़ी मिल रही थी, हम लोगों ने सोचा कि चलो चालू डब्बा दिखात रहा, थोड़ी सीट मतलब कि थोड़ा मतलब खाली थी कुछ सीटें, बस हम लोग कूद कूद करके क्या कर लिए, वो मेमो से उतर करके और सोचे टिकट है ये है। उतना ज्ञानवान नहीं था कि भाई ये टिकट वहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा, या लखनऊ में 2 स्टेशन है, एक छोटा स्टेशन एक बड़ा स्टेशन, ये भी नहीं पता था सही से उस समय। ठीक है, 2 3 बार 4 बार गए थे बस। तो उसमें क्या था कि भाई छोटा जो मेमो था छोटे स्टेशन तक जाती है, और जो बड़ी गाड़ियाँ होती है एक्सप्रेस वगैरह ये बड़े स्टेशन से होकर के आगे निकल जाती हैं, यहाँ पर बाराबंकी और यहाँ तक लखनऊ बाराबंकी से आगे होते हुए यहाँ पर जो है गोंडा तक, गोंडा फिर यहाँ से गोंडा से गोरखपुर तक जाती है। ठीक है, तो उस गाड़ी पे हम लोग बैठ गए। अब वो गाड़ी से बैठे जब, तो चालू डब्बा में बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन ये था कि इसे चालू डब्बा में आप जानते होंगे, अगर आप घूमे होंगे तो ट्रेन में गए होंगे तो चालू डब्बा होता है बीच में, ठीक है, जिसमें 3 खाना होता है। इसे पहचानते थे हम लोग कि 3 खाना वाला डब्बा चालू वाला डब्बा है, तो उसी में घुस जाए, उसमें घुस गए तो उसी में इसे जिधर सर है तो इसे सर रहेगा इसे। मतलब इतना भीड़ जो है और दुनिया के किसी ट्रेन में आपको नहीं मिलेगी, इतना भारतीय रेल में चालू डब्बा में मिलेगी। इसीलिए चालू डब्बा में टीटी भी नहीं जाता है चेक करने के लिए। ठीक है, तो चालू डब्बा में हम लोग घुसर गए। अब चालू डब्बा में जब घुसे, उसके बाद में फिर वहाँ से जब आए तो वो गाड़ी लखनऊ में रुकी। अब लखनऊ में चूँकि इतना भीड़ थी उसमें कि हम लोग एक प्रकार से, हम और एक मेरा एक दोस्त था, हम लोग इतना ज़्यादा एक प्रकार से उसमें ऊब गए थे उस ट्रेन से। मतलब इतना भीड़ थी कि ऐसे पूरा देह हम उठ गए, बैग वैग का था है ना लाख कहाँ चला गया। तो हम लोग वहाँ पे लखनऊ में एक प्रकार से उसी स्टेशन पर बड़े वाले उतर गए, सोचे कि चलो दूसरी ट्रेन कोई पकड़ेंगे। लखनऊ राजधानी तो भाई कई ट्रेन आती रहेंगी, गोंडा की या फैजाबाद की मिलेगी तब भी निकल जाएंगे, गोंडा मिलेगी तब भी निकल जाएंगे। अब जब एक प्रकार से वहाँ पर आए तो लखनऊ जैसे बड़े स्टेशन पे उतरे तो ऐसे टीटी वहाँ पर लगा था, टीटी बुलाया, इधर आओ टिकट। हाय लो साहब टिकट तो धरा, निकारन मेमो का टिकट दिखाया नहीं से, साहब लो टिकट। अब कॉन्फिडेंस एकदम खड़ा रही सीना ताने कि अरे टिकट तो है ये है, का कहले हैं टीटी। अब भैया टीटी तुरंत पकड़ा, कहा कहाँ मुन्ना इधर कहाँ घूम रहे हो। हम कहा साहब टिकट लेके आए हैं, अभी ट्रेन से आए हैं बैठ के वहाँ से कानपुर से। कहीं भैया ये टिकट जो है ये है मेमो का टिकट और ये छोटे स्टेशन तक आता है और तुम बड़े स्टेशन पे क्या कर रहे हो। मतलब वो इसी बात को लेकर के ले गया अंदर और 200 कुछ रुपये, 154 रुपये का कुछ काटा, 154 रुपये का पूरा बिल बनाया। हमारा 154 का 154 दोस्त का खूब बताए कि यहाँ पढ़ते हैं गुरुजी, छोड़ दो साहब, छोड़ दो, गलती हो गई, ये वो दुनिया भर का खूब बताए कि नहीं जानते थे। कहा नहीं टिकट कट गया। फिर वहाँ पर टिकट कटा, मतलब वहाँ पर एक प्रकार से कटा 154 रुपया। अब वो मेरा दोस्त रख लिया जो पर्ची थी। अब फिर वहाँ से बैठ के गाड़ी पर तो उनसे पूछा कि अब जा सकते हैं ना ट्रेन से कोई, कहीं हाँ आप जा सकते हो। अब वो आए, फिर गोंडा उतरे, गोंडा में फिर टीटी यहाँ पर था, तो फिर हम लोग सोचे कि अब फिर टिकट नहीं लिए हैं, तो वो ध्यान नहीं था कि वाला हम लोग पर्चा कटा है, वो पर्ची दिए थे, वो कहते जाओ अब जाओ। अब फिर वो तब अब जब टीटी आया तब फिर इतना डर टीटी का समा गया था कि हम लोग वो सब रखे हुए भी भाग लिए। अब मैं उधर भाग गया, मेरा दोस्त इधर भागा। गोंडा में एक छोटा सा रास्ता है उधर से निकलने का, 3 बार टीटी मुझको दौड़ा, तो मेरा दोस्त जो था तो निकल गया, टीटी हमको दौड़ा लिया, तो दोस्त तो निकल गया लेकिन हम जो है उसमें फंस गए। तो हम 3 बार टीटी दौड़ा, 3 बार हमको पकड़ नहीं पाया। और बैग वैग सामान वामान लादे थे एकदम से, रक्षाबंधन में घर आ रहे थे तो कुछ सामान वामान भी ला रहे थे बहन वहन के लिए। ठीक है, तो क्या था कि जब वो 2-3 बार और टीटी थक गया एकदम से, बहुत गुस्सा हो गया हमारे ऊपर, तो 2-3 और लोगों को वहाँ पर जहाँ पर टेम्पू वाले होते उन टेम्पू वालों को पकड़ करके खड़िया दिया कि भाई देखो एक लड़का जो है नीला नीला कपड़ा पहने है, टोपी वाला वो था, तो वही बताया, पूरा बताया, बैग लादे है, 2-2 बैग है उसके हाथ में, उसको पकड़ना। तो मैं चोर वाले गेट से निकल के उधर से गया, गोंडा में पहले होता था, तो वहाँ से निकल करके मैं जानता नहीं था, ढूंढता पहुँचा और पकड़ ली, मतलब कि गया मैं उधर। तो जब मैं उधर पहुंचा तो एक प्रकार से वहाँ पर जो टेम्पू वाले थे उन लोगों ने मुझे पकड़ा और तुरंत पकड़ के चलो आओ वहाँ चलना है, स्टेशन ऐसे बोल करके कि बस अड्डे ऐसे करके फिर पकड़ के ले गए वहाँ पर, फिर बैठा दिया हमको, मतलब यहाँ पर गोंडा स्टेशन में। फिर गोंडा में जब मैं बैठा तो यहाँ पर एक प्रकार से 253 रुपये हमारे पास कुल उस समय मतलब थे, और बाकी पैसा 2-3 हज़ार रुपया और था, तो उसको मैं लुकवा के रखा था अंदर बैग में, वो नहीं पाया।
जिसमें सिक्का 253 रुपये में 53 रुपये लगभग सिक्के थे और बाकी जो है 10-10 के 20-20 के ऐसे नोट थे, गली गली नोट जो थी ऐसे कुछ धरी थी। वही मैंने मेज पे उठा के उसके रख दिया। गुरुजी छोड़ दो, मारना मत, जो है गलती तो हो ही गई, यही पैसे इतने हैं। तो कहा घर कैसे जाओगे, कहाँ घर है? हम कहे वजीरगंज घर है। कहीं अच्छा अच्छा वजीरगंज है। तो उस समय 25 रुपये किराया लगते थे गोंडा से वजीरगंज, तो बस का किराया वो 25 रुपये दिए और 25 रुपये और दिए, यानी 53 रुपये हमको वापस कर दिए। 3 रुपये और दे देते, 53-50 की नोट दे दिए अपने तरफ से और कहा कि ले जाओ, और बाकी जो है अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक है? भाग क्यों रहे थे तुम? बताए पूरी कहानी, तभी नहीं माने। तो ठीक इसी प्रकार से हीरामन का कुछ हाल था। हीरामन भी चूंकि पहली बार पकड़ा गया था, ऐसे में इसने कहानी खाई, मतलब कि कसम खा ली कि अब दोबारा से मैं तस्करी का माल नहीं ढोऊंगा। और तब से उस समय मैंने कसम खा ली उसी स्टेशन पर लखनऊ गोंडा वाले कि अब एक ही दिन में 2 बार हमारा पैसा गया, लगभग 350 रुपया 400 रुपये चले गए। मैंने उसी दिन कसम खाई कि भगवान अब जीवन में मैं बिना टिकट यात्रा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। कोई अब ये बिना टिकट के आपसे कहो हमसे कि तुम यहाँ तक चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। जो कि वो डर आज तक समाया हुआ है। तो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे ही ये था हीरामन, बहुत ही भोला भाला था, हमारे जैसा एकदम से गाँव का आदमी, ठीक है? तो इसके बाद वह शकीन के जानवरों को ढोने लगा। शकीन एक व्यक्ति था। हीरामन ने दूसरी कसम अपनी गाड़ी में बांस ना लाद ढोने की खाई, क्योंकि क्या हुआ कि वो जब एक प्रकार तस्करी का माल अब ढोने से मना कर, मतलब कि नहीं ढोने लगा, फिर उसके बाद में उसने क्या किया कि जैसे बांस वांस डल्लप पे, डल्लप सोचते हैं, डल्लप समझते हैं ना, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी पर अब लाद करके वो क्या करने लगा, बांस वांस लाद करके ढोने लगा सबका। एक दिन की बात है कि वह अपनी गाड़ी में, कौन, हीरामन जो है अपनी गाड़ी में बांस लाद करके ले जा रहा था। बांसों का कुछ हिस्सा जो होता है वो एक प्रकार से आगे और कुछ हिस्सा पीछे की ओर निकला रहता है। जब आप बैलगाड़ी पर लादेंगे, बांस चूँकि लंबा लंबा होता है तो कुछ आगे हिस्सा लाद देते हैं लोग और कुछ पीछे इस तरफ निकला रहता है। तो ऐसे में एक प्रकार से जैसे कि उसमें अंदाज पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और बैल जानवर तो अपने हिसाब से चलते हैं, तो कहीं इधर खरोच किसी के लगेगी, कहीं उधर खरोच लगेगी। तो ऐसे में एक प्रकार से ये था, हीरामन की बैलगाड़ी एक बग्घी से जाकर के टकरा गई। अब बग्घी की जो एक प्रकार से छतरी होती थी ऊपर, पहले चूँकि कार वार थे ने शीशा फूट जाता, बहुत मारे जाते हीरामन, लेकिन तब क्या था, बग्घी वगैरह चलती थी, तो इनका बांस का जो कुछ पिछला हिस्सा जो था वो जा करके उस बग्घी से टकराया, तो छतरी टूट गई। अब छतरी टूट जाने पर बग्घी हाँकने वाले ने हीरामन को कोड़े से मारा, यानी चूँकि बग्घी जो चलाते थे वो मतलब थोड़े अमीर टाइप के हुआ करते थे, यार कोई किसी बड़े आदमी की बग्घी रही होगी, तो उसने कोड़ा निकाला और उसी कोड़े से 2-3-4 कोड़े हीरामन को जकड़ दिया। हीरामन चूँकि भोला भाला था, हालांकि देहंगर था, अगर चाहता तो पटक के मारता उसको, लेकिन चूँकि उसके दिमाग में एक डर सा माहौल, चूँकि जो अगर आप मतलब एक होता है कि बहुत गरीबी में अगर पले हैं, बहुत ज़्यादा दबे दबे जिए हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो करज जो होता है वो मारने पीटने का वो भी थोड़ा कम ही हो जाता है। तो हीरामन को कोड़े से मारा। उस समय हीरामन ने दूसरी कसम खाई। क्या कसम खाई? कि अब कभी वह अपनी बैलगाड़ी में बांस नहीं ढोएगा। पहली कसम कब खाई थी? जब वो तस्करी का माल पकड़ा गया था नेपाल से और भारत में तस्करी कर रहा था तब। दूसरा, अब ये बांस लादने की कसम खा ली कि दोबारा अपनी गाड़ी में हम बांस नहीं लादेंगे। इसके बाद, तो ये दूसरी कसम होगी। इसके बाद की घटना है कि वो फरबिसगंज नाम का एक एरिया है, वहाँ पर नौटंकी होती है। तो फरबिसगंज की नौटंकी में नाचने वाली एक लड़की है हीराबाई। हीराबाई उसकी गाड़ी में बैठती है, क्योंकि उसको डांस करने के लिए फरबिसगंज जाना है, और वो एक प्रकार से इसकी बैलगाड़ी में बैठती, बोलती हमको सुबह तक पहुंचा दोगे, इस तरीके से बात होती। कहाँ, हाँ ठीक है। तो उसकी गाड़ी में बैठती, हीरामन के बैलगाड़ी में बैठती है कौन? हीराबाई नाम की एक सुंदर अप्सरा टाइप की एक प्रकार से नृत्यांगना सवार हुई, और एक अपरिचित संबंध उसके साथ जुड़ गया। इस बार उसने तीसरी कसम खाई, चूँकि जब हीरामन और हीराबाई बैठे तो आपस में बातचीत होने लगी। हीराबाई चूँकि एक प्रकार से हंसमुख स्वभाव की थी, वो ये नहीं देखती थी कौन गोरा कौन, मतलब वो एक प्रकार से समभाव की दृष्टि से थी, तो वो एक प्रकार से हंस खेल करके बातचीत करते हुए इससे, ताकि जो है वो सफ़र लंबा ना लगे, सफ़र कट जाए, ऐसे में बातचीत करते हुए हीराबाई और हीरामन आगे बढ़ते हैं। अब हीराबाई तो चूंकि सबसे बातचीत ऐसे करती थी, तो हीराबाई को कुछ नहीं पता, मतलब कि वो नहीं पता चला कि भाई कोई इमोशन हो गया है या कुछ, लेकिन हीरामन जो था उसके दिमाग में कहीं ना कहीं पे इमोशन जगने लगे।
हीराबाई के प्रति, मतलब थोड़ा सा प्रेम जगने लगा या कुछ ऐसा जगने लगा जिससे लगने लगा कि भाई हाँ ये हमारी हो सकती है या ये हमारी है, ये मतलब इस तरीके से थोड़ा सा अपनत्व की फीलिंग आने लगती। जब कोई हंस खेल करके अच्छे दिन 10-12 दिन बात कर लेगा तो आपको लगेगा थोड़ा सा अपनत्व की फीलिंग, तो ऐसे इसको आई। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, उसके संबंध जो है अपरिचित संबंध उसके साथ जुड़ जाता है। इस बार उसने तीसरी कसम खाई कि भाड़ा चाहे कितना भी कोई दे, ऐसी लदनी फिर नहीं ला दूंगा। ठीक है, यानी हीराबाई जैसी यानी कोई नौटंकी वाली को आज के बाद में नहीं ला दूंगा, ये तीसरी कसम हीरामन खाता है। यह कहानी गाड़ीवान हीरामन और नर्तकी हीराबाई के सरल, स्निग्ध और सहज संबंधों की कहानी है। फरबिसगंज में मेला लगता है और हीरामन कई बार फरबिसगंज आया हुआ है, परंतु हीराबाई के कारण से फरबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। मतलब ये कहता है हीराबाई के कारण, चूँकि हीराबाई से देखने के लिए जाता रहता था, तो फरबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। यह चलते हुए हीरामन ने किसी दूसरे गाड़ीवान को गलत बता दिया कि वह छत्तापुर पचीरा जा रहा है, और दूसरी बार दूसरे गाड़ीवानों से कह दिया कि वह कुड़मा गांव जा रहा है। हीराबाई हैरान होकर के कह उठी कि छतरपुर पचीरा कहाँ है, जिस पर हंसते हंसते हीरामन के पेट में बल पड़ गए। चूँकि और भी बैलगाड़ी वाले थे, तो जब जैसे कहते हैं आजकल के टम्पू वाले जो हैं पहले बैलगाड़ी वाले हुआ करते थे, तो जो टम्पू में कोई बढ़िया बिटिया करके लड़की बैठ जाती है तो टम्पू वाले जो है वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनको भी एक प्रकार से रहता सौंदर्य दर्शन हो जाता है कभी कभी ऐसे। तो ऐसे में ऐसे हीरामन जब उसकी गाड़ी में आकर के एक सुंदर सी जो है नृत्यांगना बैठी, जो कि बड़ी फेमस है, हीराबाई है, फेमस है। तो ऐसे में हीरामन यह नहीं बताना चाहता अपने साथियों से कि वो भी मतलब उनसे झूठ बोलता कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन वो नहीं बता रहा है। क्योंकि कन्या जो बैठी है, मतलब वो जो बैठी, क्या नाम है उसका, नृत्यांगना बैठी, डांस करने वाली नर्तकी बैठी है, उसकी जो है रूप लालिमा को देखता है तो ऐसा कहता है कि भाई अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहता, क्योंकि दोस्त लोग जो हैं उसकी हुटिंग करते या मौज लेते, इस वजह से वो उनसे दूर रखना चाहता है। तो हीरामन के पेट में बल पड़ गए, मतलब कि हंसने लगे, बातचीत ऐसे होने लगी दोनों के बीच में। हीरामन के तगच्छिया के पास पहुंचने पर पर्दे वाली गाड़ी को देख करके बच्चे तालियां बजाकर गा उठे, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। चूँकि अब वो सुंदर है, अब वो बैलगाड़ी में बैठी हुई है, अब जब ये जा रहा है तो जब गांव के बच्चे देखते हैं तो मौज लेने लगते हैं। जैसे कि पहले हम लोग भी जब रहते थे तो कोई जाता आता था तो मौज लेने के लिए रोड पर खड़े हो जाते थे जा करके। ठीक है, होली में पहले से पिचकारी उचकारी लेकर के खड़े हो जाते थे। तो लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, लाली दुल्हनिया मतलब कि बहुत सुंदर दुल्हनिया, गोरी दुल्हनिया। ठीक है, ऐसे चूँकि गांव वगैरह में जब ऐसी कोई शहर की लड़की आ जाए अभी तो लोग देखने के लिए देखेंगे कि भाई कौन आई है। ठीक है, लड़के लोग परेशान हो जाएंगे, तो ऐसे जो है वो सब चीज़ें। हीरामन भी सपनों में दुल्हन को लेकर लौटा है, मतलब कि हीरामन को भी लगता है कि ये मतलब कुछ है हमारे इसके बीच में कई बार। और इस बार तगच्छिया गांव की ही नहीं, किसी दूसरे गांव की स्मृति भी उसकी नस नस में समा रही है। कजरी नदी के साथ साथ उसकी सड़क जा रही है, और परमान नदी का तो महुआ घटियारिन की लोक कथा से संबंध ही है। और हीराबाई को कथा सुनने की रुचि को पूरा करने के लिए हीरामन को लीक छोड़कर ननकपुर के रास्ते जाना पड़ा। यानी एक प्रकार से चूंकि महुआ घटियारिन का गीत एक प्रकार लोक कथा जो है उसको सुनने के लिए हीराबाई आतुर थी। हीराबाई ने कहा हीरामन से कि आप महुआ घटियारिन का हमको गीत सुनाओ या कथा सुनाओ पूरा। तो हीरा जो मन है वो कथा सुनाता है, और इस वजह से वो जो मेन रास्ता होता है उससे उतर करके एक अनजान से रास्ते की तरफ से या शॉर्टकट रास्ते से निकलने का काम करता है। कहानी के अंत में हीराबाई जब हीरामन से विदा लेती है तब हीरामन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह उससे अत्यधिक प्रेम करने लगता है। हीरामन जो है, क्योंकि जो व्यक्ति 10-12 लोगों से डेली मिलता है या 100-150 लोगों से डेली मिलता है तो उसको उतने इमोशन नहीं होंगे, लेकिन जब एक व्यक्ति किसी एक ही व्यक्ति से मिल रहा है और विषमलिंगी प्राणी से मिल रहा है और उसको लग रहा है कि इसको मैंने देखा पहली बार, तो वो एक प्रकार से हीरा मन का तो प्रेम अगाध हो गया, लेकिन हीराबाई का उतना प्रेम नहीं था। श्री फणीश्वरनाथ रेणु ने तीसरी कसम उर्फ मारे गुलफाम कहानी का गठन सुव्यवस्थित रूप से किया है, जिससे कहानी सशक्त, सुग्राह्य मतलब समझ में आती, प्रभावशाली और रोचक बन पड़ी है।
लेखक ने कहानी में ऐसे विषय का चयन किया है जो सहज ही पाठक को बांधने में समर्थ है, यानी कि एक प्रकार से कहानी को आप पढ़ेंगे तो पूरा बांधे रहेंगे। कहानी की स्टोरी यही थी जो मैंने आपको बताई। फिर इसके अंदर जब हीराबाई है जब छोड़ करके चली जाती, विदा लेकर के चली जाती, मतलब छोड़ करके नहीं जाती, विदा लेकर के चली जाती है, ठीक है। तो हीरामन जो है तीसरी कसम खाता है कि अब दोबारा से किसी नौटंकी वाली को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा, ठीक है। ये रही कथानक इस कहानी का। दूसरा इसका है पात्र योजना, यानी इसमें कौन कौन से पात्र हैं और चरित्र चित्रण क्या है। यह कहना है समझना नितांत एकांगी एवं अनुचित है कि आंचलिक कथासार सदा ग्रामीण कथा अथवा चरित्रों के प्रति पक्षपाती होता है। उसका मस्तिष्क ग्राम के पूर्वाग्रह से भरा हो रहता है। ऐसा बहुत सारे आलोचक आक्षेप लगाते हैं आंचलिक कहानीकारों पर कि जो आंचलिक कहानीकार होते हैं केवल गंवई परिवेश के बारे में ही जानते हैं, क्योंकि गाँव में पले बढ़े हैं तो गाँव की ही बातों को लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री फणीश्वरनाथ रेणु के चरित्रों के सामान्य पर्यवेक्षण से हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि उनके चरित्र जीवन की विविधता को उपस्थित करते हैं। उनकी आलोच्य कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गुलफाम, आलोच्य कहानी मतलब है कि जिसकी आलोचना हम कर रहे हैं, में चरित्र चित्रण प्रमुख हो उठा है, परंतु यह प्रमुखता अपना सर्वोच्च शेष तत्वों से ग्रहण करती है। चरित्र अपना पोषण और पुष्टि इन्हीं तत्वों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए सारी कहानी एक संपूर्ण हो जाती है। सारी कहानी का प्रभाव एक सा हो जाता है और प्रभाव एक को प्रस्तुत करने का श्रेय चरित्र को है। अब तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम जो कहानी है, इसमें हीरामन और हीराबाई दो प्रमुख पात्र हैं और इनके अतिरिक्त एक धुन्नी राम पलटूदास और लाल मोहर, ये सब एक प्रकार से हैं। ये सब गाड़ीवान है, प्रभृति गाड़ीवान, मतलब कि इसके साथी हैं, हीरामन के साथी हैं। हीरामन के साथ जो और गाड़ी चालक हैं, लाल मोहर, पलटूदास और धुन्नी राम, ये सब दोस्त हैं इसके हीरामन के, ठीक है। तो ये सब गौण पात्र हैं, इनका उतना मतलब नहीं, बस केवल वो बातचीत करने के लिए आते हैं बीच बीच में। बाकी पूरी की पूरी कहानी हीरामन और हीराबाई के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, ठीक है। हीरामन की भाभी और भाई का भी चरित्र चित्रण यहाँ पर किया गया है, जो कि एकदम से गौण पात्र के रूप में, भाभी उसको इतना पसंद नहीं करती, इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। श्री फणीश्वरनाथ रेणु की अगर बात की जाए तो फणीश्वरनाथ रेणु ने हीरामन और हीराबाई का चरित्र चित्रण अत्यंत सहजता और स्वाभाविकता से किया है, जो सहज ही पाठक को बांधने में समर्थ है। वस्तुतः तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम जो कहानी है, इसमें दो पात्र किंचित मात्र भी आरोपित प्रतीत नहीं होते। यही बात कहानी के अन्य पात्रों के विषय में भी कही जा सकती है। कुल मिलाकर के इनकी कहानी पात्र और चरित्र चित्रण के हिसाब से बड़ी सहज और सरल और प्रभावी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी अगर कहानी में चरित्र चित्रण के हिसाब से देखें तो भी इनका यानी पात्र योजना भी इनकी बड़ी ठीक ठाक रही है। दो पात्र मुख्य रूप में रहते हैं और बाकी उन्हीं पात्रों को या कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए 2-3-4 संयोजक पात्र के रूप में आते हैं, जिनका कोई उतना महत्व नहीं है, यानी गौड़ पात्र भी हैं और मुख्य पात्र भी हैं, किरदार ठीक ठाक है। तीसरी चीज़ें ये कि भाई तीसरी संवाद योजना, डायलॉग डिलीवरी कैसी है। श्री फणीश्वरनाथ रेणु बहुचर्चित और सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए यह स्वाभाविक हो जाता है कि उनकी कहानियों में अंचल विशेष की भाषा का प्रयोग संवादों के अंतर्गत किया जाए। मतलब कि चूंकि गांव की कहानी है तो गांवई भाषा का प्रयोग होगा, समझ रहे हैं ना। चूंकि हीरामन जो है उससे अगर अंग्रेजी बुलवाएंगे फणीश्वरनाथ रेणु तो भी दिक्कत की बात हो जाएगी। फणीश्वरनाथ रेणु उससे एकदम से शुद्ध हिंदी में बात करवाएंगे तो भी दिक्कत है। यानी हीराबाई जो है वो तो शुद्ध हिंदी में बात कर लेगी, ठीक है, लेकिन जो हीरामन होगा ना, चूंकि वो गांव का है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो ऐसे में एकदम से गंवई बात करेगा कि मैडम जी तनी हमारे टेम्पो में बैठबू, चले खे हुआ फारबिसगंज चले खे, ठीक है, यही मैं बोले, आओ बैठ लियो, मतलब थोड़ा सा गंवई परिवेश। और हीराबाई क्या बोलेगी, हाँ आते हैं, अभी बैठते हैं, परेशान मत होइए आप। यानी कहीं ना कहीं पे जो दो पात्र होंगे, अगर एक शहरी होगा एक गंवई होगा, तो गंवई वाला जो पात्र होगा उसकी भाषा गांव की जगह लिखी जाएगी तो वो ठीक होगा, और जो शहरी वाला है उसकी भाषा शहरी प्रवृत्ति यानी शुद्ध में होगी तो ठीक रहेगा। यानी एक प्रकार से चरित्र अनुकूल भाषा का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है किसी कहानी में, और वो काम फणीश्वरनाथ रेणु जी ने किया है कि चरित्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। अंचल विशेष की भाषा का प्रयोग संवादों में के अंतर्गत किया जाए, जिससे उस ग्रामांचल में रहने वाले लोगों के जीवन को क्या हो, सरलता से समझा जा सके। और इस संदर्भ में तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी से निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य हैं। इसमें एक प्रकार से कुछ जैसे कि यहाँ पर आप देखें, कुछ इसमें जो संवाद है कहानी में, जैसे यहाँ पर देखें संवाद, क्यों मीता
तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या। अब मीता कौन कहता है ये, क्यों मीता तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या। ये हीराबाई पूछती है किससे, हीरामन से, कि तुम अपनी बोली में कोई गीत सुनाओ। मीता बोल करके गांव की बोली आप समझिएगा, कौन पूछता है, ये हीरा मन पूछता है उससे कि अरे मैडम जी गांव के बतिया तो जनबू कि ना जनबू, मतलब कि गांव की बोली आप समझिएगा कि नहीं समझिएगा। समझिएगा क्या, यानी क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि क्या आप गांव की बातों को समझेंगी, अगर मैं अपनी गीत मतलब अपनी बोली में गाऊंगा तो आप समझेंगी। तो वो कहती हूँ, मतलब वो भी एक प्रकार से जो हीरा बाई है वो कहती हाँ हूँ, मतलब कि मैं समझूंगी। गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा, मतलब ये वो कौन कह रहा है, ये हीरा बाई, मतलब हीरा बाई से हीरा मन कह रहा कि गीत जरूर ही सुनिएगा ना। तो वो कह क्या, मतलब गीत जरूर सुनिए, क्या गीत सुनिएगा क्या, नहीं मानिएगा क्या, मतलब ऐसे कस क्वेश्चन मार्क। इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको, एक्सक्लेमेशन लगा है, यानी विस्मयादि बोधक। ये हीरा जो ये विस्मयादि बोधक वगैरह लगाने का काम तो भाई आंचलिक कथाकार ये कर रहे हैं, ये इतना उसको हीरामन को थोड़ी पता था, ये फणीश्वरनाथ रेणु जी की कलाकृति है। लेकिन ये देखें कि किस तरीके से पूछ रहा है कि इतना शौक गांव की गीतों का सुनने का है आपको, मतलब पूछता है हीरा मन हीराबाई से। तब लीक छोड़नी होगी, लीक माने कि जो बड़ा रोड है वो छोड़ना होगा और एक वीरान इलाकों से चलना होगा, ताकि अगर हम गाएं जोर जोर से तो कोई सुनने वाला ना हो, आप ही सुनो। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई, ऐसा ये हीरा जो है वो कहता है हीरामन। हरिपुर होकर के नहीं जाएंगे, तब वो बोलती हरिपुर होकर के नहीं जाएंगे, तो कहता नहीं, दूसरा लीक हट करके दूसरे इलाकों से जाएंगे। ठीक है, ये इसका जो है संवाद शैली, तो संवाद शैली भी बड़ी रोचक है, बड़ी ज़बरदस्त है। चौथी विशेषता इसकी ये है कि देश काल और वातावरण, यानी कहानी किस धरातल की है। श्री फणीश्वरनाथ रेणु ने तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम कहानी में बिहार के ग्रामांचल के वातावरण का अत्यंत सूक्ष्मता के साथ चित्रण किया है। रेणु जी ने फरबिसगंज, चंपानगर, खरहिया, इन सभी ग्राम अंचलों का चित्रांकन यहाँ पर किया, यानी कि फरबिसगंज के बारे में, चंपानगर और फरबिसगंज और खरहिया, ये तमाम गांवों के बारे में इस कहानी में बताया। यानी कि ये कहानी जो है फरबिसगंज, चंपानगर और खरहिया से रिलेटेड है, वहीं की कहानी है। ठीक है, अगला पांचवा जो तत्व है कहानी कला का, वो भाषा और शैली। इसकी दृष्टि से देखें तो कहानी विधा के क्षेत्र में श्री फणीश्वरनाथ रेणु एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कथाकार इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने परंपरागत रूढ़ भाषा में अपनी कहानियों की रचना न करके अंचल विशेष में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग किया। यानी जो जहाँ पर कहानी लिखी जा रही थी, जहाँ की कहानी है, उसी कहानी की भाषा का प्रयोग वो करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि उनकी कहानियों की भाषा जनजीवन को तो सूक्ष्मता से रूपायित करती ही है, इसके अतिरिक्त उनकी भाषा यथार्थ के धरातल पर भी अव्यवस्थित है। यही गुण उनकी तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम कहानी में परिलक्षित होती है। उनकी आंचलिक भाषा सहज है, सरल है, स्वाभाविक होने के साथ साथ प्रभावशाली भी है, सशक्त भी है और सार्थक भी, यानी कि वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भाषा और शैली को एक प्रकार से मैनेज करते हैं। ठीक है, इसका कहानी का जो मतलब कि जो नामकरण था, कहानी का जो शीर्षक और उद्देश्य जो मैंने बात करी थी, वो क्या है, इसके आधार पर समझते हैं। देखें, नामकरण एवं उद्देश्य। श्री फणीश्वरनाथ रेणु ने तीसरी कसम उर्फ मारे ये गुलफाम कहानी का नामकरण उसके कथानक के आधार पर किया है। कहानी का नायक हीरामन एक भावुक यानी इमोशनल और संवेदनशील व्यक्ति है। उसे यह ज्ञात भी नहीं होता है कि वह किन क्षणों में हीराबाई के प्रति इतना अधिक अनुरक्त हो जाता था कि कहानी के अंत में जब हीराबाई उसे विदा लेती है तब उसके लिए यह दुख सहन नहीं मतलब करना कठिन हो जाता है। उसको पीड़ा होती है, उसको कष्ट होता है कि हीराबाई मुझको छोड़ करके जा रही है। चूँकि हीराबाई को ये नहीं पता कि हीरामन उससे प्रेम करता है, लेकिन चूँकि हीरामन पहली बार उसकी गाड़ी में कोई ऐसी खूबसूरत बलाए बैठी थी, तो कहीं ना कहीं पे उसको प्रेम हो गया था उससे, और वो प्रेम कहीं ना कहीं पे हीरामन के दिमाग में जो है वो घूम रहा था। हीरामन इतना हिम्मती नहीं था कि वो उससे कह पाता डायरेक्ट, इसी वजह से उसके दिमाग में कहीं ना कहीं पे हीराबाई के प्रति अगाध प्रेम है, लेकिन वो उसको बयां नहीं कर पाता, चूँकि वो इमोशनल है, वो डरता है। इसीलिए वह तीसरी कसम
इस बात की लेता है कि वह अपनी गाड़ी में किसी नौटंकी की बाई को दोबारा कभी नहीं बैठाएगा। वस्तुतः कहानीकार ने प्रणय की अत्यंत सूक्ष्म भावनाओं को आलोच्य कहानी में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, जिसमें वे पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी सुप्रसिद्ध कथाकार और आलोचक श्री राजेंद्र यादव जी ने तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी को प्रणय और परिणय वर्ग में नारी और पुरुष के आपसी संबंधों के दबे घुटे बदलते स्वर मुखरित करने वाली कहानी के रूप के अंतर्गत इसको रखा है। कुल मिलाकर के इनकी कहानी एक ऐसे प्रणय या ऐसे प्रेम या ऐसी बात को लेकर के है जो कि एक प्रकार से जो है एक तरफ तो अगाध प्रेम है, दूसरी तरफ प्रेम का पता ही नहीं है। मतलब हीराबाई की कोई गलती नहीं, क्योंकि हीराबाई को ये नहीं पता है कि ये इतना इमोशनल हो जाएगा, ठीक है, और लेकिन वो हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार उसको ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं। निष्कर्षता तीसरी कसम उर्फ मारे गुलफाम फणीश्वरनाथ रेणु की एक अत्यंत महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय, प्रसिद्ध, चर्चित और प्रभावशाली कहानी है, जिसे कला की दृष्टि से भी सफल और सशक्त कहानी की दृष्टि में रखा या उसके जो है कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन ये कहानी बड़ी फेमस है, चाहे वो भावात्मक दृष्टिकोण से देखें चाहे कलात्मक दृष्टिकोण से देखें। यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु की ये कहानी बिल्कुल अपने आप में हर एक मुद्दों पर खरी उतरती है। हर एक मुद्दे को लेकर के एक प्रकार से जितना भी सोचो उससे कहीं अधिक एक प्रकार से हमारे समक्ष नज़र आती है। इस तरीके से आप लोगों ने समझा। तीसरी कसम उर्फ मारे गुलफाम कहानी के कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जो प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कहानियाँ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट कहानी है और इनको आप थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। चलें भाई, मतलब ये क्वेश्चंस आपके आ चुके इसी कहानी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है तीसरी कसम कहानी के रचयिता कौन है। तो तीसरी कसम कहानी के रचयिता कौन है भैया? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरी कसम कहानी का नायक कौन है। तो नायक कौन है? हीरामन जो है इसका नायक है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, हीरामन किस प्रांत का युवक है। तो उड़ीसा का नहीं, उत्तर प्रदेश का भी नहीं है, मध्य प्रदेश का भी नहीं, ये बिहार का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आप देखेंगे। हीरामन क्या करता है? आप सभी लोगों को पता होगा, ये सब प्रश्न इसी से बनेंगे। तो आपको मैंने अभी बताया होगा, प्रश्न आप देखें कैसे कैसे आते हैं और तुरंत आप कर पा रहे होंगे अगर आपने अभी चैप्टर मैंने पढ़ा आपने तो, ठीक है। देखिए इसी बीच अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो अगर आपको कोर्स लेना भाई पूरा का पूरा PDF वगैरह सभी की प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, PDF अगर प्राप्त करनी है तो आपको 91 61 93 60 62 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना होगा। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में हिंदी का कोर्स, हिंदी के कोर्स के साथ साथ आपके जो और सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट का कोर्स जो होगा, बेसिकली ऐसे कहें कि सभी सब्जेक्ट का आपका कोर्स, सभी विषय का कोर्स, ठीक है, जिसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे, एक माइनर सब्जेक्ट होगा और एक को करिकुलर सब्जेक्ट होगा, जिसमें ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना है। तो उन सभी क्लासेस जो होंगी वो आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी। मात्र 100 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा काम शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा किया गया आप लोगों के लिए, ताकि आप सभी लोग विधिवत तरीके से हमारे व्हाट्सअप से जुड़ करके पढ़ पाएँ और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें यहाँ पर समझाई जाती हैं। तो आपको तुरंत अगर जुड़ना है तो तुरंत SMS करें 91 61 93 60 62 पर। मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड करने हैं। एक स्कैनर मैं सेंड करूँगा, उसी पर आपको 100 रुपये सेंड कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना। अगर मान लेते हैं आप गूगल पे, फ़ोन पे ये सब नहीं चलाते हैं, तो आप एक प्रकार से अपने आरी पड़ोस से या किसी दुकान से जा करके डलवा करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड करवा दीजिएगा। उसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप पूरा डिटेल वहाँ पर सेंड कर देंगे, तुरंत आपको ऐड करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारी क्लासेस यहाँ पर बिल्कुल होती हैं। तो मात्र 100 रुपये में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप देखेंगे 100 रुपये में तो एक सीरीज आती है या 60-70 रुपये की एक सीरीज आती है, किसी एक सब्जेक्ट की आती है, और सारे सब्जेक्ट आपको 100 रुपये में अगर मिल रहे हैं, तैयारी आपकी करवाई जा रही है, ठीक है, विधिवत तरीके से शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से। तो आप सोचो कितना फ़ायदेमंद है। तो आप तुरंत इसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको ऐसा बेहतर ऑफर और बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। चले पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए हीरामन क्या काम करता था? तो खेती नहीं करता था, गाना बजाना नहीं, मजदूरी भी नहीं, बैलगाड़ी चलाता था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डल्ला फांकत रहे भैया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न है, हीरामन पहले कहाँ से सामान्य भारत में लाता, मतलब सामान भारत में लाता था? पहले जो है ये नेपाल से तस्करी करता था। अगला क्वेश्चन है, हीरामन ने पहली कसम क्या खाई थी? हीरामन ने पहली कसम क्या खाई थी भैया?
हीरामन ने पहली कसम खाई थी कि अब दोबारा तस्करी का सामान जीवन में कभी हम अपने गाड़ी पर नहीं ला देंगे, यानी तस्करी का सामान नहीं ढोएगा, ये पहली कसम थी, ठीक है। और बैलगाड़ी में कभी बांस नहीं ला देगा, ये दूसरी कसम थी। और अपनी बैलगाड़ी में कभी नौटंकी वाली को, बाई जो है उसको नहीं बैठाएगा, यानी कि हीरा बाई या कोई ऐसी बाई जो कि नौटंकी में काम करती है उसको कभी अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा, तीसरी कसम थी। हीरामन ने दूसरी कसम क्या खाई थी? ये हीरामन ने खाई थी कि बैलगाड़ी मतलब रात में नहीं चलाने की नहीं, दिन में सोने की नहीं, बैलगाड़ी से लोहा ढोने नहीं, बैलगाड़ी से बांस ना ढोने की दूसरी कसम खाई थी। और 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है फरबिसगंज की नौटंकी की नाचने वाली का क्या नाम था? उसका नाम था हीराबाई। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पहली कसम खाने के बाद हीरामन किसके जानवर ढोने लगा था? तो किसके जानवर ढोने लगा था भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल शकीन नाम का एक व्यक्ति था, उसी के बैल ढोने लगा था, जानवर ढोने लगा था। अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी में बांस ढोते समय हीरामन की बैलगाड़ी किससे टकरा गई थी? बताएं। तो एक बग्घी से टकरा गई थी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे टकराई थी? बग्घी से। और यहीं पर दूसरी कसम वो खा लेता है। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 11वां क्वेश्चन से, मेला कहाँ लगता था? तो मेला जो है फरबिसगंज में लगता था। कहाँ पर लगता था भैया? मेला जो था वो फरबिसगंज में लगता था। अगला क्वेश्चन से, हीराबाई के कारण फरबिसगंज हीरामन का क्या है? बताएं फटाफट से। घर द्वार है, यानी हीराबाई के कारण से फरबिसगंज सब हीरामन का क्या है? दोस्तों से बोलता है कि हीरा मतलब कि हमारा जो है फरबिसगंज तो हमारा घर द्वार है अब। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझा जो कि एक प्रकार से इस कहानी से रिलेटेड थे। बाकी इससे पहले लक्ष्मी का स्वागत नाम का एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है जो कि उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। तो इसकी भी समीक्षा या इसके बारे में पूरा मैंने विस्तार से इसकी पूरी कहानी लक्ष्मी का स्वागत पूरा का पूरा इसका मतलब एकांकी कला के तत्वों के हिसाब से पूरा बता दिया मैंने, पूरी सारांश और पूरा सब समझा दिया है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जहाँ से परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे गए पिछले वर्ष या उससे पहले वाले वर्ष में, तो कई विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं। उसके बाद में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाते हैं। तो जो शुक्ला स्टडी पॉइंट की वीडियोस होती हैं हमेशा इंपॉर्टेंट ही होती हैं। तो आप कोई वीडियोस छोड़े ना, सारी वीडियो को देखने का काम करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे।